जहां अल्लाह ने फैसला कर दिया था कि अब इस जमीन से मुसलमानों को रीग्रुप किया जाएगा, रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, एंड द आइडियोलॉजी ऑफ इट विल बिकम द लास्ट फ्रंटियर फॉर द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, द लास्ट होप फॉर ह्यूमैनिटी इफ वी से, because the capitalism and the communism, the two systems that were given to the world in the 20th century after the first world war ने जो तबाही मचाई है दुनिया में, न सिर्फ ये खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर मुसलमानों को बखरे कर दिया, उसने इंसानों को भी तकसीम कर दिया कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक्स में, आइडियोलॉजी दी डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप्स की, और जो तहजीब कायम की वो इस कदर नापाक और इस कदर घटिया तहजीब जो इंसानियत ने कभी ऐसी जालिम तहजीब कभी नहीं देखी। एक एक शख्स ने, चाहे वो लेनिन हो, चाहे वो ख्रुश्चेव हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हो, each one of them has blood of millions of people on their hands. अल्लामा इकबाल ने इस तहजीब के बारे में कहा था, जब मगरबी तहजीब और डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बारे में बात की जा रही थी, कोई इश्तराक उस जमाने में फैशन था अपने आप को मार्क्सिस्ट कहना, कम्युनिस्ट कहना, सोशलिस्ट कहना, और दूसरी तरफ मगरबी तहजीब से मुतासिर डेमोक्रेट्स थे, तो अल्लामा इकबाल ने उस वक्त अपनी नस्ल को आगाह करके बताया था कि देखो ये जमहूरियत, ये निज़ाम हुकूमत जिसको तुम आज़ादी की नीलम परी समझ रहे हो, ये इकबाल के अल्फाज है, आज़ादी की नीलम परी, जिसको तुम ये समझ रहे हो कि इट्स अ फेरी विच इज ब्रॉट फ्रीडम टू यू, हकीकत में ये जुल्म और इस्तबदाद का एक त्यों है, एक ऐसा जिनी है, एक ऐसा त्यों है कि जो तुमको तबाह और बर्बाद करके रख देगा। एंड द वर्ल्ड टुडे वी सी द मोस्ट टायरेंट ऑफ नेशंस आर सो कॉल्ड द बिगेस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज। उस तहजीब के बारे में जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिल्ड हो रही थी, जब इकबाल से पूछा गया कि ये तहजीब तो बहुत चमक दमक रखती है, आंखों को खीरा कर देती है, dazzles and it blinds, it's fascinating. इकबाल said at that time, ये तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियां बनेगा नापायदार होगा। उसका अंजाम भी बता दिया, कहने लगे तुम देखना चंद सालों के बाद होता क्या है कि इस वेस्टर्न सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिविलाइजेशन का अंजाम ये होगा कि मर्द बेकार, औरत तही आगोश। उसका अंजाम ये होगा कि मर्दों के पास जॉब नहीं होंगी, औरतों की गोद में बच्चे नहीं होंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी सी टुडे। कम्युनिज्म हैज कोलैप्स्ड, कैपिटलिज्म इज कोलैप्सिंग। In America, only in the last 3 months, they have lost over 1.5 million jobs, middle class Americans who were living fantastic lives. They had a home on mortgage, they had a car on mortgage, they had a family and a dog, and would go on vacations on every summer. When the job's gone, everything gone. They're actually living in tents now. The tent cities, just like Sawat से जिस तरह refugees निकाले गए थे, इस तरह न्यू कैलिफोर्निया के पास सैक्रामेंटो में टेंट सिटीज आबाद हो रही है। California is almost becoming the first US state to declare bankruptcy. इस मगरबी तहजीब का अंजाम मर्द बेकार, औरत तही आगोश, मर्द के पास जॉब नहीं है, औरतों के पास बच्चे नहीं। When communism was emerging in the world in 1918, again First World War, communism also, the communist Bolshevik revolution starts in 1918 as well. At that time, lots of Muslims thought कि शायद capitalist system का मुकाबला communism से किया जा सकता है। And Iqbal wrote a fascinating poem at that time, Iblis की मजलिस शुरा, the advisory council of Iblis, जिसमें उन्होंने दिखाया कि इब्लीस आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और इब्लीस के मुख्तलिफ एडवाइजर्स इब्लीस से कहते हैं कि कम्युनिज्म would try, and communism could be a very powerful threat to our capitalist economic system, to our banking system based on usury, riba, paper currency, Federal Reserve and Bank of England, from which we control the world finance. Communism could be a threat to the capitalist model, and Iqbal says at that time, no, होश में रहना। इकबाल का शेर है, उस वक्त इब्लीस एडवाइस करता है अपने एडवाइजर्स को, जो फितना फर्दा मज़दकियत नहीं, इस्लाम है। आने वाले दौर में हमें थ्रेट कम्युनिज्म से नहीं होगा, कम्युनिज्म तो खुद कोलैप्स हो जाएगा। द थ्रेट वुड बी फ्रॉम इस्लाम, बीवेयर। फिर उन्होंने सवाल किया एडवाइजर्स ने कि इस्लाम का हम किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। And Iblis gave his masterpiece advice, which we Muslims, if we understand, you will understand each and every aspect of how this system works to confuse you, to spread disinformation on you, to demoralize you, to tell you this Pakistan टूटने वाला है, इस पे तालिबान का कब्जा होने वाला है, ये पाकिस्तान तो failed और dysfunctional state है, अब ये रहने के काबिल नहीं रह गया, छोड़ के चले जाओ इसको। Iblis gave his masterpiece advice and saying, ये फाका कश के जो मौत से डरता नहीं, लेकिन ये मुसलमान जो मौत से डरते नहीं, ये फाका कश के जो मौत से डरता नहीं, लेकिन रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो।
Take out the love of Rasulullah from their veins. But by God, you can't do that. हमारा हर पाकिस्तानी का खून निकालो, उसका DNA टेस्ट कराओ, उसमें इश्क़ रसूल छुपा हुआ है। पॉसिबल नहीं है। It was this. It was not the military strategy or economic policy or the geopolitics of Allama Iqbal which created Pakistan. Pakistan was created to represent the 1400 years of Muslim history, Muslim honor, Muslim dignity. और जो होना है, इकबाल का दूसरा ख्वाब क्या था? पहला ख्वाब तो खित्ते की तामीर था, और दूसरा ख्वाब उनका यह था कि एक होंगे मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर, नील के साहिल से यानी फ्रॉम अफ्रीका राइट अप टू सेंट्रल एशिया, one unified United States of Islam. Why not? When there can be European Union without visas and passports, common defense, collective economy, collective sociology. Why can't? When there can be European Union, on that line there can be NATO. When there can be Shanghai Cooperation Organization of the Regional Bloc. When there can be North Atlantic Union between Canada, America and Mexico. When there can be Arab League. When there can be OIC. Why can't there be a United States of Islam? That, what Iqbal did. He set you free. He set our elders free. Gave them the power and the confidence to think, power and confidence to act, and the faith and the belief that it can be done. And supercharged them that they were willing to sacrifice everything for the ideals they believed in. बेटा जब पाकिस्तान बनाया गया, कुछ नहीं था इस पाकिस्तान में. Practically nothing. We had no army, we had no industry, we had no education systems. हमारे बड़ों ने practically सरकारी दफ्तर टेंट्स में चलते थे, लकड़ी के क्रेट पर रख के ऑफिसर्स बैठा करते थे और कांटों से पेपर्स को जोड़ा जाता था पेपर क्लिप्स और पेपर पिन्स बनाने के लिए. आए आपको 1948 के पाकिस्तान की तस्वीर दिखाते हैं. कायद आज़म को द गवर्नर जनरल, ही सेड मैं तनख्वाह नहीं लूंगा. पीपल ऑब्जेक्टेड कि नहीं, सरकारी तौर पर आपको कुछ ना कुछ पैसे तो लेने पड़ेंगे. डू यू नो कि कायद आज़म की तनख्वाह कितनी थी? ₹1.5. 1.5 रुपया 50 पैसे. दैट्स इट. ये कायद आज़म की तनख्वाह थी. कायद आज़म के एडीसी ने उनको एक जुराबों का जोड़ा ला के दिया. सर्दियां थी ज़ियारत में, एंड कायद आज़म ने पूछा कितने की है? उन्होंने कहा ₹1 की. एंड कायद आज़म रिटर्न दो सॉक्स सेइंग कि गरीब मुल्क के सदर को इतनी महंगी जुराबें पहनने का हक नहीं है. कायद आज़म को तो गवर्नर जनरल मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनके साथ घर में रहती थी, बहन थी, घर में रहती थी, खिदमत करती थी. तो कायद आज़म को घर पे कुछ ऑफिस में गवर्नर जनरल हाउस के लिए फर्नीचर की जरूरत पड़ी, तो कोई 37 रुपीस का, 40 रुपए का तकरीबन कोई फर्नीचर लाया गया. पूरी उसकी लिस्ट देखी तो उसमें एक कुर्सी फालतू थी. कहने लगे 6-7 रुपए की कुर्सी थी, ये किस लिए आई है? एडीसी ने कहा कि ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने ये कुर्सी मंगवाई है अपने पास बैठने के लिए. कायद आज़म ने उस पर क्रॉस लगा दिया कि इसके पैसे फातिमा जिन्ना से लो, मुसलमानों के बैतुल माल से नहीं लिए जाएंगे. कायद आज़म वो सिक, बीमार थे, ज़ियारत में, ही वाज डाइंग. एक नर्स इनकी बड़ी खिदमत कर रही थी, तो नर्स ने मौका देखा कि गवर्नर जनरल के पास में इतनी डायरेक्ट एक्सेस मुझे है, तो उसने सिफारिश कर दी कि प्लीज मेरा ट्रांसफर यहां से पंजाब करवा दीजिए. तो गवर्नर जनरल उसको बड़े प्यार से कहते हैं, बेटा ट्रांसफर और पोस्टिंग्स के मामले में गवर्नर जनरल मुदाखलत नहीं कर सकता, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम है. कायद आज़म वॉज गवर्नर जनरल. उनके भाई ने विजिटिंग कार्ड छपवा लिया जिस पर लिखा था ब्रदर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. हमारे यहाँ भी बहुत सारों ने किए हैं इस तरह के. Once Qaid Azam got to know that, would you believe he never saw him again all his life? Why did he betray the trust of the Islamic Republic? Qaid Azam was driving in his car और रेलवे फाटक ट्रैफिक रुकी हुई थी उस पर. तो कायद आज़म की गाड़ी भी रेलवे ट्रैफिक फाटक पे रुकी आके. तो उनको जल्दी थी, तो उनके एडीसी ने उतर के कहीं फाटक वाले से कहा कि अगर ट्रेन के आने में कुछ वक्त है तो जल्दी से खोल दो, कायद आज़म की गाड़ी गुजर जाएगी. कायद आज़म गॉट पर्सनली ऑफेंडेड. अपने एडीसी को डांट डपट दी कि अगर तुम पाकिस्तान कानून की पाबंदी, फिर मैं कानून की पाबंदी नहीं करूंगा तो उसके बाद इस मुल्क में कानून की पाबंदी कौन करेगा? बेटा दैट वाज द पाकिस्तान our elders created.